हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक, इससे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करें और आपका ये पहला चैप्टर ही होगा केमिस्ट्री में जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस बार 12th क्लास में कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक, इसके लिए मैंने पहले आपकी स्लाइड्स बना रखी है, पहली स्लाइड बना रखी है जिसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है। केमिस्ट्री बेसिकली इन्हीं तीन ब्रांचेस में, मेनली इन तीन ब्रांचेस में, और भी ब्रांचेस हैं बट हमें इन तीन ब्रांचेस में 12th क्लास के हिसाब से पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है जो है वो है सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं तीनों काफी अच्छे हैं, समझने लायक हैं, मतलब समझने लायक तो सारे ही चैप्टर हैं बट हाँ, इसमें आपको मजा आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, ग्राफ है, न्यूमेरिकल है और थ्योरी भी है। फिर बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मात्र दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसका नाम है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर हमारे सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पार्ट है पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री का, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, देन अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अमाइंस एंड देन लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस पोर्शन में ज्यादा चैप्टर है और किस में कम है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम चैप्टर है, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं एंड फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सिलेबस मैंने बताया है आपको, ये 2024-25 के सेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हालांकि सिलेबस अभी तक आया नहीं है सीबीएसई के द्वारा, बट हाँ यही सिलेबस होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सॉल्यूशन चैप्टर। अच्छा, ये बाय मिस्टेक जो है 2 लिख दिया है, ठीक है, इसको 1 कर देते हैं। 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, है ना, वो डिलीट हो चुका है। अब ये पीपीटी पहले बना ली थी हमने, तो इसलिए चैप्टर 2 लिख दिया गलती से, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चैप्टर 1 है आपकी किताब, अगर आपने नई एनसीईआरटी ले रखी होगी तो आपको चैप्टर 1 दिखेगा सॉल्यूशंस, और अगर आपने अपने भाई बहनों की या अपने सीनियर्स की किताब ले रखी है, पुरानी किताबें ले रखी है सेकंड हैंड, तो आपको चैप्टर 2 ही दिखेगा उसमें सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैप्टर शुरू करें, आपको चैप्टर में पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर अप करने हैं, ताकि आपको टाइम पता चले कि कितना टाइम आपको उसको देना है और कितना सिलेबस इस चैप्टर में बेसिकली है। ठीक है। अच्छा, ये पहली वीडियो है तो थोड़ा सा ऑडियो लाइटनिंग मुझे पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है कैसा नहीं, अभी मैं देखूंगा, और मैं इसको बार बार रिकॉर्ड तो कर नहीं पाऊंगा, तो जैसा भी है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। धीरे धीरे हम टाइम के साथ अपनी क्वालिटी को और अच्छा करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे टॉपिक्स की, तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो टॉपिक नहीं है, मतलब बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन होता है, क्या कोलोइडल, क्या सस्पेंशन, मैटर क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन करेंगे 9th क्लास के हिसाब से, ताकि आपका थोड़ा बेस बना दूं। ठीक, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब इसमें सॉल्युबिलिटी में पहले पढ़ा देंगे, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेंगे। कई सारे टॉपिक इसमें मिक्स है ना, मैंने पूरा ब्रॉड एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, थोड़े थोड़े टॉपिक जो है छोटे कर दिए। फिर कंसंट्रेशन टर्म, ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे बट फिर भी हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको हेनरीज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। देन सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसमें ही वेपर प्रेशर भी आ जाएगा, इवेपोरेशन आ जाएगा। एंड देन हमें इसमें पढ़ना है रॉल्स लॉ। ठीक, इसके बाद सॉरी, इसके बाद हमें पढ़ना है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बाद एजियोट्रोपिक मिक्सचर, देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, और सबसे आखिरी टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, या इसको वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये भी एक टॉपिक है, तो उसको मैं इस वाले टॉपिक के अंदर कवर अप करता हूँ। तो आप एनसीईआरटी अगर खोलेंगे आपको टॉपिक दिखेंगे, आप कहेंगे सर ये वाला टॉपिक गायब है, ऐसा नहीं है, सारे टॉपिक मेरे माइंड में है, ये लिखते टाइम पे एक आधा टॉपिक हम ऊपर नीचे कर देते हैं, इसी के अंदर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो भी आपको मिसिंग दिख रहा होगा। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपका कितना बेस क्लियर है। तो सबसे पहले अगर बात करें, या यहां ना लिख के इसको बेसिकली बीच में लिखते हैं, यूनिवर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यूनिवर्स जो है वो किस चीज से बना हुआ है, किन किन चीजों से बना हुआ है, तो मेनली आपके दिमाग में दो ही वर्ड आते हैं, अगर तीसरा कोई है तो प्लीज बता दीजिएगा। मैटर प्लस एनर्जी। ठीक है जी, राइटिंग के लिए माफ करना भाई, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत टाइम बाद मैंने जो है राइटिंग सुधारी है, तो इससे ज्यादा मैं और नहीं सुधार सकता, यही मेरी राइटिंग बेस्ट है। ठीक है, और आप कॉपी करने की ट्राई भी मत करिएगा, इतनी अच्छी राइटिंग जो है आप कभी कर भी नहीं पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, खैर, मैटर एनर्जी दो चीजों से जुड़ के ही हमारा पूरा यूनिवर्स तैयार हुआ है। अगर आप किसी भी चीज का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मेरी साउंड आपके पास जा रही है, तो ये यूनिवर्स के अंदर में मेरी जो साउंड है ये एज अ एनर्जी क्लासीफाई आप करेंगे।
ठीक, ये लाइटनिंग मेरे मुंह पे पड़ रही है तभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये लाइट भी आप एक एनर्जी के रूप में ही क्लासीफाई करेंगे। ये पेन, टी शर्ट, कुर्सी, टेबल, कॉपी किताब जो लेके आप लिख रहे होंगे, सब कुछ अगर देखें तो वो मैटर में क्लासीफाई करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज आप आसपास सोचें, देखें, है ना, तो वो आप या तो मैटर में क्लासीफाई करेंगे या एनर्जी में क्लासीफाई करेंगे। यही बेसिकली दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। इसके बाद हमें जो हमारा जो कंसर्न है वो मैटर को लेकर है बेसिकली। तो मैटर के हम फिर से दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक इस साइड लिख लेते हैं, एक इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल से आप मिलता जुलता अपोजिट वर्ड आप देख ही लेंगे, केमिकल। ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, पर थोड़ा बहुत आप नया भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। फिजिकल में अगर देखा जाए तो फिजिकल में फिर से 5 क्लासिफिकेशन होता है और मैं फटाफट नाम लिख देता हूँ। इसके बारे में हम डिस्कस तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कंसर्न ये है नहीं आज। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, हालांकि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है, बच्चे बड़े कम जानते हैं इसके बारे में क्योंकि पढ़ाया भी नहीं जाता, बट हाँ इस पर कभी ना कभी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 0 केल्विन पे अचीव किया जाता है, ठीक। और कई बुक्स कहती है कि 0 केल्विन के आसपास भी अचीव करा जा सकता है, बट 0 केल्विन करना पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए आप कितनी कमाल की बात है कि 0 केल्विन पॉसिबल है नहीं अचीव करना। क्यों नहीं है वो एक अलग चीज है, वो हम आपको बताएंगे क्यों नहीं है। तो 0 केल्विन आप अचीव नहीं कर सकते। अगर 0 केल्विन आपने अचीव कर लिया तो वहां पे आपको जो स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने इसका 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, तो आपको इसका जो स्टेट ऑफ मैटर अभी तो सॉलिड दिख रहा है, बट ये उस टाइम पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैटर का मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जो सब जानते हैं सॉलिड, सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस मेनली यही पढ़ते हैं। तो सॉलिड, देन बेटा लिक्विड, इसके बाद गैस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लाज्मा, ठीक है। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जिनमें से स्कूल लाइफ में जो बेसिकली 3 ही पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसके बाद आ जाइए अपने जो हमारा पार्ट है जिसको हमें ज्यादा सॉल्यूशन चैप्टर में जिसको यूज करना है, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच लेते हैं और इसको एक यहाँ पर, ठीक है। पहला प्योर, अब प्योर है तो इसका अपोजिट आप सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली इम्प्योर, ठीक है। हो सकता है मेरा पहला वीडियो है तो मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्लो लग रही है मेरी स्पीड तो वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। तो प्योर और इम्प्योर दो कैटेगरी में बांटते हैं। इम्प्योर को कई बार मिक्सचर भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो मिक्सचर पढ़ा था आप इम्प्योर लिख रहे हैं, ठीक। अब प्योर को भी आप दो फॉर्म में कर सकते हैं, नंबर 1 एलिमेंट फॉर्म एंड नंबर 2 इज कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। मैं जब अपनी एज में था, जब पढ़ाई करता था, तो मतलब अभी भी करता हूँ, स्कूल लाइफ की बता रहा हूँ, तो मुझे कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में बहुत कंफ्यूजन थी कि कंपाउंड और मिक्सचर एक जैसा ही लगता था, कंपाउंड क्या होता है मिक्सचर क्या होता है। खैर अब जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड और मिक्सचर कि क्या डिफरेंस है बेसिकली, है ना। एक जैसा ही लगता है बच्चों को, और बोल दो कि भाई डिस्टिंग्विश करो तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोनों चीजें क्लियर कर पाऊँ, ठीक। फिलहाल एलिमेंट पे आ जाइए। तो एलिमेंट भी दो फॉर्म में हम कर सकते हैं, एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूल फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चा, अगर मैं बच्चे से पूछूं बेटा मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे भी वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड भी एक ही बात है ना। तो अभी आप देखिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है। तो एटॉमिक फॉर्म का भी मैं 3 कैटेगरी कर देता हूँ, परेशान मत होइए, ये आपको याद नहीं करना फ्लो चार्ट, बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली कैटेगरी है मेटल, बस। अब बाकी की 2 कैटेगरी नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा। दूसरी कैटेगरी आप फटाफट बताइए, यस नॉन मेटल, ठीक है। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मन में जोर से बोल ही रहे होंगे नॉन मेटल, और कह रहे होंगे भाई जल्दी जल्दी आगे पढ़ा, ये तो आना भी नहीं है, ठीक है। खैर मेटलॉइड्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरी एटॉमिक फॉर्म में आती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। इसके एग्जांपल मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैसे ही बोल देता हूँ। मेटल में मतलब आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। नॉन मेटल में आपका जो है सिलिकॉन आ गया, उधर के जो पी ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है। आप 11th क्लास से होकर आए होंगे तो थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही होगा। और मेटलॉइड्स भी जो है वो पी ब्लॉक में ही आ जाते हैं। पी ब्लॉक बड़ा कमाल का चैप्टर था, डिलीट हो गया। पी ब्लॉक में ही आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों के एग्जांपल मिल जाते थे, पर खैर। तो ये एटॉमिक फॉर्म के एग्जांपल हो गए। अब आ जाइए मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में चिपक के रहते हैं। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, H2, O2, N2, ठीक है, N2, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में देखिए आप दो एटम्स, सिमिलर एटम्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा, दोनों एटम सेम होने चाहिए और वो आपस में बॉन्डेड है, H2, O2, N2। तो ये तीनों के तीनों जो है मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं।
अब जरा कंपाउंड की बात करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अदरवाइज अगर दो सेम होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे CO2, CH4, ओहो राइटिंग मेरी ठीक है, CH4, हाय राम इतनी बेकार राइटिंग, सॉरी इतनी कर्सिव राइटिंग है ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। कर्सिव राइटिंग है तो CH4, देन आपका H2O लिख लो, सबसे फेमस H2O, ठीक है। ग्लूकोज लिख लो C6H12O6, क्लियर। तो ये सारे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है दो एटम्स हैं, दो टाइप्स ऑफ एटम है, बेसिकली दो एटम नहीं है, दो टाइप्स ऑफ एटम है, C और O। यहाँ पे भी C और H, यहाँ पे H और O, यहाँ पे तो तीन टाइप्स के एटम है, C भी है, H भी है, O भी है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है ना, जो कि आप बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो इसको भी हमें बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर उसमें कवर अप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इस ग्लूकोज पे 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक। खैर अब आ जाइए इम्प्योर यानी कि मिक्सचर पे। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर को भी दो कैटेगरी में बांट देता हूँ फटाफट, फिर हम अपना मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक तो है होमोजीनियस, मैं जीनियस नहीं लिख रहा, जीनियस तो आप लोग हैं ही, होमो लिख लेते हैं, ठीक है। और एक है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। अब अगर होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस में ही आता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है जी। ट्रू सॉल्यूशन इसी के अंडर में काउंट होता है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन एक एग्जांपल है जो होमोजीनियस में काउंट होता है। और हेट्रोजीनियस में भी दो कैटेगरी है, एक है कोलोइडियल और एक है सस्पेंशन। होपफुली आपको बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, कोलोइडियल सस्पेंशन। अब क्योंकि बोर्ड भर चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक। ये लीजिए, होपफुली आपको दिख रहा हो, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है ना, स्क्रीनशॉट में भी बहुत बढ़िया आपको दिखेगा। चलो खैर बात करें अगर इसकी, तो हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ लाई करता है, यहाँ पे हमें सारी बातें कवर अप करनी है। ये हमारे कोर्स में नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत हम जिक्र कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करें होमोजीनियस, तो होमोजीनियस होमोजीनियस जो है, इससे दो रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं। पहली कि ये वन फेस होता है। वन फेस का मतलब है जैसे आप मान लीजिए चीनी लीजिए, है ना, और पानी लीजिए, तो चीनी का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड, क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के। और पानी का फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड। तो जैसे आप सॉलिड और लिक्विड यानी चीनी और पानी को मिलाएंगे और घोलेंगे तो वो एक सिंगल फेस यानी एक फिजिकल स्टेट आपको दिखेगा। आपको वहां पे लिक्विड फिजिकल स्टेट दिखेगा, शरबत बन जाएगा बेसिकली वो। तो चीनी पानी का जो घोल है वो आपको एक ही फिजिकल स्टेट दिखेगा, दैट इज लिक्विड। तो वही मैंने बोला कि वन फेस में होता है सॉल्यूशन जो है। देन एक और स्पेशल बात, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली मिक्स। ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है पूरे सॉल्यूशन में, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि मान लीजिए कि आपके पास लेट सपोज यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ठीक है पानी ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग पानी। और यहाँ पे आपने फिर इसके अंदर आपने नमक डाल दिया, NaCl, क्लियर। आप इसके अंदर नमक डालिए, पानी लीजिए और घोल लीजिए, घोल लिया। अब मुझे एक बात बताइए, सोच के खुद ही बताइएगा, आप यहां से इतने पोर्शन से, लेट से आपने इतने पोर्शन से 1 ml निकाल लिया, ठीक। आप यहां से 1 ml निकाल लो, यहां से 1 ml, आप यहां से 1 ml निकाल लो, ठीक, कहीं से भी मतलब किसी भी पोर्शन से आप 1 ml निकाल लीजिए और चखिए। इसको भी टेस्ट करिए, इसको भी टेस्ट करिए, इसको भी टेस्ट करिए। मुझे बताइए क्या तीनों के स्वाद में कोई फर्क दिखेगा? क्या ऐसा होगा कि ऊपर वाला यहाँ वाला और यहाँ वाला जो है जो ज्यादा नमकीन लग रहा है और नीचे वाला कम नमकीन लग रहा है, या नीचे वाला ज्यादा नमकीन लग रहा है ऊपर वाला जो है फीका फीका सा लग रहा है? ऐसा नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि जब आप नमक पानी घोलते हैं तो पूरे जो सॉल्यूशन का है उसमें नमक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जितने नमक के दाने यहाँ होंगे उतने नमक के दाने यहाँ होंगे, उतने नमक के दाने यहाँ होंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको एक जैसा नमकीन लगेगा। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स। यूनिफॉर्मली मिक्स का, यूनिफॉर्म का अगर हिंदी में मीनिंग करें तो मतलब एक जैसा। तो ये एक जैसा नमक आपको यहाँ पे घुला हुआ दिखाई देगा, दैट्स वाई इसको यूनिफॉर्मली मिक्स हम बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए जो है यूनिफॉर्म वर्ड आप तो स्कूल की ड्रेस में बहुत सुना होगा आपने कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हो। तो बेसिकली यूनिफॉर्म पहन के आए नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े नहीं पहन के आए, कपड़े तो पहन के आया है। यूनिफॉर्म का मीनिंग है कि जो एक जैसी ड्रेस है वो आप पहन के नहीं आए, ठीक है। मतलब आप ऑड इवन आउट हो गया है, आप अलग दिख रहे हैं लोगों से, इसलिए आपको कहते हैं कि आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं है। तो यूनिफॉर्म इसलिए बनाई गई स्कूल में ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो अमीर है गरीब है जैसा भी बैकग्राउंड से आता है सब बच्चे एक जैसे दिखें यूनिफॉर्म में, इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कॉलेज में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, ठीक है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट कॉलेज में तो होता है, जैसे ड्यू से मैं पढ़ा हूँ, ड्यू में तो नहीं है, है ना। तो क्यों नहीं है आप कमेंट करिए कि क्या आप सोचते हैं, मैं भी देखूँ।
खैर, तो थोड़ी बहुत ये बात हो गई कि वन फेज में होता है, होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। अब जरा यहाँ देखते हैं कोलॉइडियल और सस्पेंशन। ठीक, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। कोलॉइडियल में सबसे पहला एग्जांपल मिल्क, ठीक, और ब्लड, देन इंक। ठीक, 3 एग्जांपल बहुत है, मिल्क, ब्लड और इंक। सस्पेंशन में बात करें तो एक ही एग्जांपल लेंगे, एक ही एग्जांपल से आपको याद आ जाएगा, सैंड प्लस वाटर। तो अगर सैंड प्लस वाटर को आप घोलें तो आप देखेंगे कि सैंड आपको अलग दिखेगी, पानी आपको अलग दिखेगा। मतलब वो घुलता नहीं है तो सैंड आपको अलग से तैरता हुआ दिखाई दे देगा, कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे सैंड दिखेगा, ऊपर पानी दिखेगा। तो उसमें आपको दो फेस दिखाई देंगे, एक सैंड का फिजिकल स्टेट दिखाई देगा, एक पानी का फिजिकल स्टेट दिखाई देगा। तो हेट्रोजीनियस जो है बेसिकली ये टू फेस होता है। टू फेस कह लो या मोर देन वन फेस कह लो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं इसलिए मैंने टू फेस लिख दिया। अब यहाँ पे 4-5 चीजें कर दो जो कि घुलती ना हो तो आपको सारी दिखाई देंगी, है ना। तो टू फेस, थ्री फेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं बेसिकली क्या क्या आपने घोला हुआ है। इसके बाद एक और चीज लिख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्स। अब नॉन यूनिफॉर्म जो मिक्स है वो आप जो है यहाँ से ही वर्ड उठा सकते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स का ही अपोजिट कर दिया कि सैंड वाटर है, यहाँ पे आप लीजिए, ये आपने सैंड यहाँ पे भर दी, ठीक है, और यहाँ पे पानी के लिए थोड़ा फील आ जाए आपको, इसलिए मैं यहाँ नीला नीला कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो पानी इसमें ऊपर रहेगा, रेत इसमें नीचे रहेगी। अगर आप इतने पोर्शन से उठाएंगे 1 ml, और एक बार आप नीचे से यहाँ से उठा लीजिए 1 ml, ठीक, तो दोनों जगह से आप जब 1 ml उठाएंगे तो यहाँ पे आपको रेत के पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे, सैंड के पार्टिकल्स, और यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स आपको कम दिखाई देंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। अब सवाल ये आता है कि सर मिल्क, जब हम मिल्क लेके आते हैं दुकान से लेके आते हैं या डेयरी से लेके आते हैं जहाँ पे गाय भैंस है हमारे सामने निकाल के देते हैं दूध, तो वहां तो मिल्क तो एक ही फिजिकल स्टेट दिखाई देता है उसका, दैट इज लिक्विड। ठीक, ब्लड का भी एक ही फिजिकल स्टेट होता है, लिक्विड। इंक भी लिक्विड ही होता है फिजिकल स्टेट। तो सर आप कह रहे हैं टू फेस, हमें तो वो एक ही फेस का दिख रहा है। तो थोड़ा वेट करिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है जो अलग अलग होता है वो कुछ टाइम बाद होता है। जैसे दूध है, अब तो गर्मी आने वाली है, अब दूध को क्या करिए, दूध को थोड़ा देर रसोई में ऐसे ही रख दीजिए खुला, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ घंटे बाद दूध फट जाता है। अगर दूध फट जाता है तो उसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप, तो नीचे उसके जो है पनीर बैठने लग जाता है, पनीर, मक्खन, लोनी, घी जो भी आप बोलते हैं वो नीचे बैठने लगता है, और ऊपर उसको ट्रांसपेरेंट सा पानी आपको दिखाई देगा। तो क्या आपने वो चीज करी? नहीं, आपने नहीं करी। टेम्परेचर का चेंज हुआ और आपको दूध जो है अपनी अलग लेयर में दिखाई दे गया, पहले तो नहीं था। यानी वो जो चीजें हैं, जो पनीर है या जो पानी है, वो दूध के अंदर ही था, बट वो नेचुरली वन फेस में था, बट आफ्टर सम टाइम ये जो मिल्क है ये टू फेस में आपको दिखाई दे देगा। आप करके देख लेना, ठीक है, डन, करके देख लेना। अपना दूध मतलब खराब मत करना उसको, फिर यूज कर लेना। खीस बन जाता है, जो भी चीनी डाल के खीस बन जाता है उसको खा लेना फिर, ठीक है, वेस्ट मत करना ऐसे। ऐसी ब्लड होता है, ऐसी इंक होता है। इंक अगर आपको काले पेन से इंक चला रहे हो, ब्लू पेन से आप यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो ब्लू पेन से जो है ब्लू इंक से ही बना है, उसमें 3-4 कलर मिक्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें आप बता सकते हैं कि कितने कलर्स उसमें मिक्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इन तीनों में या जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मली वन फिजिकल स्टेट दिखाई देगा, बट कुछ टाइम आप रुकेंगे तो आपको कई सारे फिजिकल स्टेट, मतलब कई सारे इसमें आपको लेयर्स दिखाई देने लग जाएंगे। डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं कि हाँ ये चीज अलग दिख रही है, ये चीज अलग दिख रही है, इसीलिए इसको हम हेट्रोजीनियस में ही डालते हैं। अब बात करें कि इनके तीनों में बेसिक कोई और डिफरेंस भी है क्या, तो हाँ एक बेसिक डिफरेंस भी है जिसको मैं कहाँ लिखूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिया सेट मैंने। अब इसको, अब थोड़ा सा मैं इसको और एक डिस्टिंग्विश डिफरेंस आपको बता देता हूँ इनके बीच में। जैसे अगर आप बात करें सॉल्यूट के साइज पे, ठीक है, सॉल्यूट के साइज के हिसाब से आप अगर बात करें, तो अगर सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से अगर सॉल्यूट का साइज छोटा है, होपफुली आपको सॉल्यूट आता होगा। सॉल्यूट वो जिस चीज को हम घोलते हैं जो कम मात्रा में होता है, इस पर भी अभी मुझे बात करनी है आपसे, पर फिलहाल सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से अगर छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अच्छा, अगर सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, सॉरी 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो वो आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन है, कोलॉइडियल है। ठीक है, और अगर आपका सॉल्यूट का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो सस्पेंशन है।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है सॉलिड के साइज पर अगर आप क्लासीफाई करने बैठे तो ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन को आप इस बिहाफ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि सॉल्यूशन कहाँ से आया, कैसे क्लासिफिकेशन करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद हम आगे की कहानी करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ज़्यादा चीज़ें पहली वीडियो में हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका बस एक दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, वो पढ़ा के फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कुछ टॉप वर्ड्स हैं, वर्ड्स कह रहा हूँ, कुछ बुलेट्स हैं, आप इनको देख लीजिए, इनको हम समझा देते हैं आपको। पहला है सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये हमने पढ़ा दिया आपको कि सॉल्यूशन में आप दो या तीन चीजें मिक्स करते हैं, और होमोजेनियस मतलब वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। ठीक, तो बाय होमोजेनियस मिक्सचर we mean that its composition and properties are uniform throughout the मिक्सचर, यानी कि जहां से आप चखेंगे, ऊपर से 1 ml चखा या नीचे से 1 ml चखेंगे नमकीन पानी, तो हर जगह से सेम ही नमकीन ही लगेगा। ठीक है, तीसरा है जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। वही सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन है कि जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। इसके बाद चौथा पॉइंट है सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इस पॉइंट को मैं आगे अभी और समझाऊंगा, इसको अभी यहीं स्किप करते हैं, बस आप पढ़ लीजिए इसको। और वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को छोड़ के कोई और कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, चीनी है, नमक है, ग्लूकोज है, तो उन चीजों को हम कहते हैं सॉल्यूट्स। ठीक है, ये चीजें। अब इसमें एक स्टार बना के एक बात लिख देते हैं, पता नहीं यहाँ अगली स्लाइड में पता नहीं मैंने लिखी कि नहीं, कि आपको जो सॉल्यूशन पढ़ना है, आपको जो सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट, बस यही दो चीज होंगी, ये एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। अगर दो सॉल्यूट हो जाते, एक सॉल्वेंट हो जाता, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तीन सॉल्यूट हो जाए, चार सॉल्यूट हो जाए, पांच सॉल्यूट हो जाए, हमारे कोर्स में वो नहीं है। हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी आपने सुना भी होगा, कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं 0 1 0 1 करके बाइनरी कोड्स होते हैं, तो बाइनरी मतलब होता है दो। तो आप देखें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ये हमारे कोर्स में हमारा पढ़ना है। अगर दो सॉल्यूट होते हैं तो उसको टर्शरी सॉल्यूशन बोलते हैं, तीन होते हैं तो उसको क्वाटरनरी बोलते हैं, वो आगे और क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा, लेकिन हमारे कोर्स में वो नहीं है। तो हमें यही कवर अप करना है, बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पूरा अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि मुझे सॉल्यूट आता है, मुझे सॉल्वेंट आता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और ईमानदारी से, बिना कहीं गूगल सर्च करे, बिना किसी से पूछे, आपको इसका जवाब जो है अपनी कॉपी में लिखना है। कमेंट में लिखोगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, मतलब मुझे पूरा यकीन है आप गलत ही दोगे। ठीक, चलो, लेट्स से 18 ग्राम पानी। ठीक है, 18 ग्राम आपने पानी ले लिया और इसमें 8 ग्राम H2 ये आपने मिक्स कर लिया। दो चीजें ली, पानी लिया, H2 लिया। अब ये मत सोचिए, दिमाग मत लगाइए कि H2 तो गैस होता है, ये पानी होता है लिक्विड, इसको कैसे मिक्स करोगे, वो छोड़ो। आप बस इतना समझो कि मैंने एक बीकर में ये दो चीजें मिक्स कर दिए, 8 ग्राम H2 और 18 ग्राम पानी। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि आप मुझे बता दीजिए सोच के कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। ठीक है, टेक योर टाइम, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। 10 9 8, हालांकि टाइमर इसमें है ऑप्शन, पर छोड़ो, कौन इतना झंझट करे। ओके, 10 सेकंड खत्म हो गए। ठीक है, टाइम ऐसी है, नहीं पढ़ोगे तो टाइम बहुत जल्दी से बीतेगा। ठीक है, चलिए, होपफुली आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपकी तरफ से आंसर लिखने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ तक है, बहुत सारे बच्चों ने जो है ये कम दिख रहा है तो इसको सॉल्यूट बोल देंगे, और ये ज्यादा दिख रहा है तो इसको सॉल्वेंट बोल देंगे। ठीक है, कई बच्चों ने जो है इसको ऐसे करा होगा कि कम है सॉल्यूट, ज्यादा है सॉल्वेंट। मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये आंसर जो है गलत है। जी हाँ, ये आंसर गलत है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक, आपको इतना तो पता है कि सॉल्वेंट जो है लार्जर क्वांटिटी में होता है, यानी ज्यादा मात्रा में होता है, और सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में होता है। ये आपको भी पता है, ये सबको पता है, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सही भी है। सही है, डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है आपकी दिमाग में जो है कि ज्यादा मात्रा में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, कम मात्रा में जो होगा वो सॉल्यूट होगा। बट यहाँ पे गलत कैसे हो गया सर? गलत नहीं हुआ, एक्चुअल में आपने कॉन्सेप्ट ठीक से लगाया नहीं। आप नोटिस करिए, ये 8 ग्राम है और ये 18 ग्राम है। ठीक, अच्छा चलो 18 ग्राम को ना एक काम और करते हैं, इसको आप 36 ग्राम कर लो। ठीक है, तो ताकि थोड़ा और आपको ज्यादा दिखाई दे, 36 और ज्यादा है। तो मैं ये कहने वाला था कि 8 ग्राम और 36 ग्राम, क्या ये क्वांटिटी है, क्या ये वेट है? आप बताइए। ठीक है, अब ये फिजिक्स मत लगाइएगा कि वेट है, मास है, वो चीज छोड़िए, हमारे लिए तो दोनों चीजें सेम ही है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 8 ग्राम और 36 ग्राम है, ये वेट है या फिर ये क्वांटिटी है? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो वेट है। और बच्चों, अगर ये वेट है
तो आप ये सोचिए कि वेट और क्वांटिटी एक ही चीज होती है क्या? नहीं, क्वांटिटी अलग चीज है, वेट अलग चीज है। 1 किलो आप अंगूर लेकर आओ, तो 1 किलो अंगूर उसका वेट हो गया। अब उस अंगूर में कितने अंगूर के दाने हैं, वो उसकी क्वांटिटी हो गई कि 50 अंगूर के दाने हैं, 100 अंगूर के दाने हैं, 200 अंगूर के दाने हैं। वो दाने जो जो अंगूर हैं, वो उसके क्वांटिटी हो गई, अमाउंट हो गया। और वेट आपका 1 किलो है उस अंगूर का। तो वेट और क्वांटिटी अलग-अलग चीज है। बट बच्चा इस कॉन्सेप्ट को इतना लगाता नहीं है दिमाग, और इसको ऐसे ही जवाब देता है जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है? तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट, अगला थ्योरी, अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, अगला टॉपिक ही ये था कि मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो दो तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 है अमाउंट मेथड और नंबर 2 है फेस मेथड। आज हमें हमारी वीडियो जो यहीं पे कवर अप हो जाएगी। बस ये 2 टॉपिक और पढ़ा दूं, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अमाउंट मेथड, अमाउंट मेथड में क्या है कि आपको जो लार्जर क्वांटिटी में है, लार्जर क्वांटिटी में वो हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है जी? और जो आपका स्मॉलर क्वांटिटी में है या लेस क्वांटिटी में है, लार्जर को आप मोर बोल दीजिए, स्मॉलर को आप लेस बोल दीजिए, जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो आपका हो गया सॉल्यूट। बट ये क्वांटिटी आप नापेंगे कैसे? क्योंकि एटम मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे होते हैं, कंपाउंड बहुत छोटे होते हैं। ये अंगूर तो नहीं है या केले तो नहीं है कि आप दर्जन के हिसाब से नाप ले, या अंगूर नहीं है कि आप गिन ले, है ना? तो इसको हम कैसे करते हैं? हमारे यहाँ केमिस्ट्री में जो है क्वांटिटी को करने के लिए, चेक करने के लिए आप मोल कैलकुलेट करते हैं। अब आपका सारा दिमाग जो है फटाफट एक्टिवेट हो गया होगा और आपने तुरंत कैलकुलेशन करके मोल भी निकाल दिया होगा, जिससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिया था। पर खैर, मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ वही वाला क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन है, उसी को यहाँ लिख देते हैं। 18 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम नहीं था, 36 ग्राम H2O था। ठीक है जी? और 8 ग्राम H2 था। तो अगर मैं मोल निकालूं दोनों के ही, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फटाफट। ठीक, जीएम अपॉन में एमएम, है ना? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो 36 ग्राम आपने ऊपर लिखा, नीचे H2 का मोलर मास होता है 18, एक O का 16 और एक H का 1, तो 1 इंटू 2, 2 प्लस 16, 18 हो गया। काट के आप देखेंगे तो भैया यहाँ आएगा 2 मोल। ठीक है? ठीक से काटिएगा वरना आपका कट जाएगा। 2 मोल कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ध्यान से देख के काटिएगा। ठीक है? इसके बाद 8 ऊपर लिखिए, H2 को जो है, H का वजन 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखिए और काट के आ गया 4 मोल। अब आप देख सकते हैं 4 मोल ज्यादा क्वांटिटी है, 2 मोल कम क्वांटिटी है, इसीलिए एक्चुअल में ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और ये यहाँ पे सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। होपफुली मैं कॉन्सेप्ट समझाने में आपको कामयाब रहा। आराम से इसको देख लीजिए, फिर हम अपना फेस मेथड पे चलते हैं। ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है फेस मेथड। तो फेस मेथड में एक लाइन मेरे को लिखनी पड़ेगी, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, होपफुली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सॉल्वेंट, अब ये वही पॉइंट है बच्चों जो मैं जब इंट्रोडक्शन में कुछ बुलेट्स लिखे हुए थे, तो मैंने एक बुलेट के लिए बोला था कि मैं इसको आगे समझाऊंगा। ये वही बुलेट है, ध्यान से देखिए। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है जी? अब इसको समझिए, सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा, आपके ट्रू सॉल्यूशन का भी वही फिजिकल स्टेट होगा। ये सर कब लगाना है? ये जब लगाना है जब आपको क्वांटिटी ये दिया ही ना हो, कुछ वेट वगैरह कुछ दिया ही ना हो, आपको फिजिकल स्टेट दिया हो, बस सॉलिड लिक्विड दिया हो, और आपको पहचानने को कह दे कि भैया बताओ कौन सॉलिड कौन सॉल्वेंट। कैसे पहचानेंगे? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक, एग्जांपल को हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक ए है और आपके पास एक बी है। लेट्स से कि ए जो है वो सॉलिड है ना, और बी जो है वो आपके पास लिक्विड है। लिक्विड, थोड़ा राइटिंग को देख लेना, सॉलिड है लिक्विड है। अब आपने क्या करा? इसको मिक्स करा। इसको मिक्स करने पे एक बार यहाँ अलग अलग कैटेगरी में मिक्स करता हूँ। ठीक है? एक बार आपने मिक्स किया, ये लिख देता हूँ ए प्लस बी, ये सॉल्यूशन। ठीक है? मिक्स किया, और पता है ये सॉल्यूशन जब आपने मिक्स करा, ए और बी को मिक्स करा, तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट निकला वो सॉलिड आया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बता भाई ए सॉल्यूट है या बी सॉल्यूट है, या सॉल्वेंट पूछ लेगा कि ए सॉल्वेंट है या बी सॉल्वेंट है। तो ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, क्या था? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा। तो देखिए सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। तो आपका यहां पे सॉलिड कौन है? ए, यानी ए जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, और ए अगर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली बी जो है वो सॉल्यूट की तरह यहाँ काम कर रहा है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने मिक्स किया ए प्लस बी को, और इस बार जो आपका सॉल्यूशन बना वो आपका बना लिक्विड स्टेट में। ठीक है? तो अब आप जब आप खुद ही सोचिए कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है,
और यहाँ पे बी का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब यहाँ बी जो है वो एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा होगा और ए जो है वो सॉल्यूट की तरह यहाँ एक्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से 2 मेथड से आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। प्लीज आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आज अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।